वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो एक टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम एक इन ब्रीफ आपके साथ डिस्कस करेंगे एक सप्लाई फंक्शन के बारे में। तो सप्लाई फंक्शन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये गिवन है ना जो चीज़, ये वाला सप्लाई फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन बेसिकली करता क्या है? सप्लाई फंक्शन ये शो करता है, जैसे एस एक्स है, ये है सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी पे, यानी कि उसके अपने ही प्राइस पे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड पे, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ जो इनपुट्स हैं उनके प्राइस पे, कि फर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस की एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, ठीक है, गोल ऑफ द फर्म, टेक्नोलॉजी। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि सप्लाई को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं बोलूं कि जो सप्लाई है, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है मेनली उसके खुद पे प्राइस पे, यानी कि एक्स कमोडिटी की सप्लाई एक्स कमोडिटी के ही प्राइस पे डिपेंड करेगी। बट अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे आप प्राइस ऑफ एक्स के अलावा जो फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स के प्राइसेस हैं, नंबर ऑफ फर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है प्राइसेस की, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज हैं, गोल ऑफ द फर्म है, टेक्नोलॉजी है, ये फैक्टर्स भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। बट इन सभी फैक्टर्स को हम अदर फैक्टर्स में ट्रीट करते हैं, अदर, ठीक है, फैक्टर्स, ये हमारे लिए अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है, जिसका ऑल्टरनेटिव नेम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, तो होता क्या है कि सप्लाई पे असर आएगा, ठीक है, जो सप्लाई है वो चेंज होगी। अगर तो सप्लाई चेंज हो रही है उसके अपने प्राइस की वजह से, ठीक है, जो उसका अपना प्राइस है, जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे ये वाले फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है, ये वाले सारे फैक्टर्स, अगर ये वाले सारे जिसको हम अदर फैक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हैं, मींस इनमें कोई चेंज नहीं आ रही, ओनली क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने की वजह से सप्लाई पे जो असर आएगा उसे हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। जब मूवमेंट होती है तो दो तरह की हम नोटिस करते हैं चेंज, एक तो एक्सटेंशन और एक कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो, सपोज करो प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या कर गया, फॉल कर गया, ठीक है जी। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल कर गया तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी भी क्या करेगी, फॉल करेगी, ठीक है। अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि अदर फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट, तो अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल करेगा और उसके साथ सप्लाई भी फॉल करेगी, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन है सप्लाई की, ठीक है जी। अगर इसके ऑपोजिट प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज कर गया और उसके साथ सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, और जो प्राइस इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई इंक्रीज करती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है जी। एक्सटेंशन इन सप्लाई या एक्सटेंशन बोल दो सप्लाई की, ठीक है जी। तो हम ये चीज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में डिस्कस करते हैं, यानी कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को जो उसका कॉज है, ठीक है, कॉज वो है चेंज, ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि हम अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व किसकी वजह से होगी? जो कमोडिटी का प्राइस है, खुद का प्राइस है, जब वो चेंज होगा
तब मूवमेंट होगी। ठीक है, और मूवमेंट हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक्सटेंशन वाला केस होता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला केस होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाला केस तब होता है जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल करे और सप्लाई भी फॉल करती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब प्राइस राइज करता है, सप्लाई भी राइज करती है, उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के ऊपर इसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक्सटेंशन की बात करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है जी, प्राइस ऑफ एक्स, ये है आपकी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी की सप्लाई। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि ये सारे फैक्टर्स हमने कांस्टेंट अज्यूम कर रखे हैं। ठीक है, ओनली प्राइस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो देखो, मान लो सपोज प्राइस 10 रुपीज था और वहां सप्लाई कितनी हो रही थी, 10 यूनिट हो रही थी। सपोज प्राइस इंक्रीज हो गया, 10 से 20 हो गया, सप्लाई भी इंक्रीज होके सपोज 30 पे पहुंच गई। ठीक है, इस केस में प्राइस ने क्या किया, प्राइस इंक्रीज, ठीक है, किया, और जिसके साथ सप्लाई भी इंक्रीज कर गई। इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। और जब हम इसको डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या होगा, ये आपका प्राइस इस साइड और यहां पे आपकी क्वांटिटी हो गई, और प्राइस आपका 10 फिर 20, 10 हो गया 20। ठीक है, क्वांटिटी 10 होगी, 20 और 30। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी भी कितनी थी, 10 थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। जब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी कहां पहुंच गई, 30 पे। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्या करो आप, अब सप्लाई कर्व को ड्रॉ करो। आपने सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दी। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। जब पहले प्राइस 10 था, आप कहां पे थे, ए पॉइंट, यानी कि जो सप्लाई कर्व है उसके ए पॉइंट पे थे। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 पे पहुंच गया, तो आप सप्लाई के किस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, बी पे। तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि सप्लाई कर्व के ऊपर ही, सप्लाई कर्व के सिर्फ ऊपर ही मूवमेंट होती है। आप एक्सटेंशन में क्या करते हो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, आप, ठीक है, एक निचले पॉइंट से सप्लाई कर्व के किसी ऊपरले, ठीक है, मतलब के ऊपर वाले पॉइंट पे मूव कर जाओगे। जैसे यहां पे आपने ए से बी पे मूव किया, सप्लाई कर्व ने कुछ नहीं किया, सप्लाई कर्व वही है, सिर्फ एक पॉइंट, पहले आप ए पे थे, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आप बी पे चले गए। तो ये है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन में सप्लाई कर्व नहीं चेंज होगी, सप्लाई कर्व पे सिर्फ ऊपर पॉइंट मूव होते हैं, जैसे ए से हम मूव करके बी पे चले गए। सो दिस इज द मूवमेंट। ठीक है जी, और ये अपवर्ड मूवमेंट हो गई। ठीक है जी, क्लियर ना। अपवर्ड कैसे हुई कि क्योंकि हम एक निचले पॉइंट से एक, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर गए। ठीक, अब स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन पे आओ। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सपोज करो ये प्राइस है और ये सप्लाई है। सपोज करो पहले प्राइस 20 पे था, ठीक है, और क्वांटिटी मान लो सपोज जो सप्लाई हो रही थी वो 30 थी, प्राइस फॉल हो गया, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फॉल होके सपोज 10 पे आ गई। इस केस में हमने क्या देखा कि प्राइस फॉल हुआ और सप्लाई भी फॉल कर गई। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या नोटिस करोगे, इसमें देखो यहां पे आपकी क्वांटिटी है जी, यहां पे आपका प्राइस है, प्राइस 10 और 20, ठीक है जी, 10 20 30, ठीक है, 10 20 30, ये आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, जब प्राइस 20 था तो आप कितना सेल कर रहे थे, 30 यूनिट विलिंग टू सेल थे। जब प्राइस फॉल हो गया, 10 हो गया, तो आपकी विलिंग टू सेल 10 आ गई। ठीक है, तो अब देखो आपकी सप्लाई कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व है। ठीक है, सप्लाई, पहले आप सप्लाई कर्व के इस पॉइंट पे थे, प्राइस फॉल होने की वजह से आप ये इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, सपोज पहले आप ई पे थे, अब आप एफ पे आ गए। आप अब क्या हुआ कि आप एक, ठीक है, जो पॉइंट पहले ऊपर था उससे आप नीचे को आ गए। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोलो डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है जी, डाउनवर्ड मूवमेंट ये है। क्लियर। ठीक,
हुन देखो, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं तो वो है एक्सटेंशन, अगर हम बी से ए पे वापस आएंगे प्राइस फॉल होने की वजह से तो वो होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक्सटेंशन होती है जब प्राइस राइज करता है तो सप्लाई बढ़ती है, उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस फॉल करता है और सप्लाई भी फॉल करती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, या जिसका दूसरा, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें एक बात याद रखना कि जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी कोई चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है सारे के सारे, ठीक है, उनका हम इंपैक्ट स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी मूवमेंट। अब हम, ठीक है, आगे पहुंचेंगे शिफ्टिंग। तो स्टूडेंट शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व और चेंज इन द सप्लाई, ये दोनों कंसेप्ट मतलब सेम है। शिफ्टिंग भी बोल सकते हो और चेंज इन आप सप्लाई भी बोल सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि आपकी जो सप्लाई है ना, सप्लाई वो डिपेंड करती है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स पे, रिलेटेड गुड के प्राइस पे, ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट्स पे, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, टैक्स एंड सब्सिडीज पे, नंबर ऑफ फर्म्स पे, ठीक है जी, और एक्सपेक्टेड प्राइस पे, और टेक्नोलॉजी पे, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सभी फैक्टर्स सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जब हमने बात की मूवमेंट की, तो मूवमेंट के लिए सिर्फ ये फैक्टर स्टडी हुआ कि सप्लाई जो है वो प्राइस ऑफ एक्स पे, हमने देखा कि प्राइस ऑफ एक्स का क्या असर आ रहा है, बाकी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। बट शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व पे हम क्या देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व में हम जो ये वाले फैक्टर्स हैं जो हमने पहले छोड़ दिए थे, ठीक है, जिनको हम अदर फैक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, अब हम शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व में ये देखेंगे कि अगर अदर फैक्टर्स चेंज हों, अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आए तो उस चेंज का सप्लाई पे क्या असर आएगा। तो वो होती है चेंज इन सप्लाई और शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। सो शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व में हम क्या देखने जा रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये वाले सारे, अगर इनमें कोई चेंज आए तो इनकी चेंज सप्लाई को कैसे अफेक्ट करेगी, सप्लाई कर्व पे कैसा असर दिखाएगी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको नाम दिया गया है शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। क्योंकि शिफ्टिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि स्टूडेंट जब ये अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं ना, जब जो सारे अदर फैक्टर्स हैं इनमें जब चेंज आती है, इनमें जब चेंज आएगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी, ठीक है। सप्लाई कर्व ऐसी होती है स्टूडेंट्स पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये वाली सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है। जब ये शिफ्ट होती है तो क्या हो सकता है, या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है, या क्या होगा कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। हुन कब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, कब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ये दो केस हमने अब स्टडी करने हैं। ये फैसला तो हो गया कि शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व कैसे होती है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने का जो इंपैक्ट होता है सप्लाई कर्व पे उसे हम शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग दो तरह की होती है, ठीक है जी, एक राइटवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिख भी देते हैं यहां पे, ठीक, देखो शिफ्टिंग हम दो तरह की बता रहे हैं, ठीक है। जो शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व वो दो तरह की होती है, ठीक है जी, क्लियर। एक होती है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है जी, और एक होती है स्टूडेंट्स राइट वर्ड शिफ्टिंग, ठीक है जी। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है जब सप्लाई डिक्रीज होती है, इसको एक और नाम हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई।
राइटवर्ड शिफ्टिंग के लिए जो नेम है, अनदर नेम दैट इज है इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी, ये हमने डिस्कशन करनी है स्टूडेंट शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व में। अब डेफिनेशन भी देखो, चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई फंक्शन अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स चेंज हों तो अदर फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से सप्लाई या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, उसे को ही शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी, सेम प्राइस स्टूडेंट्स इसलिए बोला है क्योंकि हमने अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट, ठीक है, नोटिस करना है, सो दैट्स वाई हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का केस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग को डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो केस है ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग में होता क्या है कि जो सेलर होता है ना, सेलर, ठीक है, जिसमें जैसे लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन सप्लाई इंप्लाइज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग of the supply curve displaying that sellers are willing to sell less quantity of a commodity at same price due to unfavorable change in other determinants of supply function। जैसे देखो ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, ये है आपकी सप्लाई ऑफ एक्स। मान लो पहले आप 10 रुपए पर यूनिट पे जो सप्लाई कर रहे थे वो सपोज आप 100 यूनिट कर रहे थे, 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट्स आप विलिंग टू सेल थे। अब प्राइस 10 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देखो प्राइस 10 का 10 ही है, पर आपने सप्लाई कम कर दी, मान लो आपने सप्लाई 60 यूनिट्स कर दी। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सेम प्राइस पे सप्लाई कम कर दी। ठीक, वो कम इसलिए कर दी क्योंकि अब अदर फैक्टर्स जो हैं वो उनमें चेंज आई है। ठीक है, कैसी चेंज? अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, सो अनफेवरेबल चेंजेस कैसी होती हैं तो आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूं। देखो, हो सकता है स्टूडेंट्स कि 10 रुपीज पे पहले वो 100 यूनिट विलिंग टू सेल था, अब 10 पे 60 यूनिट्स इसलिए विलिंग टू सेल है। हो सकता है कि जो प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर गए हों, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई हो, जिसकी वजह से उसने सेम प्राइस पे पहले से कम यूनिट सेल करने के लिए शुरू कर दिए हों। ठीक है, या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, वो थोड़ी सी उसके लिए स्ट्रिक्ट होगी हो, ठीक है, या उसके लिए अच्छी ना हो, अनफेवरेबल होगी हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हों। ठीक है, या हो सकता है कि जो सब्सिडीज हैं, ठीक है, वो विदड्रॉ कर ली हों, ठीक है, या उनको कम कर दिया हो। सो ऐसे भी तो हो सकता है। इन चीज़ों की ये भी तो एक अनफेवरेबल चेंज है ना प्रोड्यूसर के लिए कि अगर टैक्स बढ़ जाए और सब्सिडी विदड्रॉ हो जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी, ठीक है, स्ट्रिक्ट आ जाए उसके लिए, क्योंकि इस सब चीज़ों से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो पहले जैसे पहले प्राइस पे वो ज़्यादा सेल कर रहा था, अब उसी प्राइस पे उसका जो मन करेगा, जो उसको कम सेल करने के लिए उसका दिल करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सेलर्स ही फॉल कर गए हों। ठीक है, यहाँ जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, वो डिक्रीज कर गई हों, यानी कि पहले सेलर ज़्यादा थे तो ज़्यादा मार्केट सप्लाई आ रही थी। ठीक है ना, मान लो सपोज करो 10 रुपीज़ पे पहले 100 यूनिट इसलिए आ रहे थे, सपोज 5 सेलर थे, ठीक है, सभी 20-20 सेल कर रहे थे। हो सकता है कि जब अब 60 ऐसे रह गया हो, क्योंकि हो सकता है 5 की जगह पे अब 2 सेलर एग्जिट कर गए हों, तो कितने रह गए? 3 की अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो सेम प्राइस पे सप्लाई भी कम आएगी। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स ये भी कारण हो सकता है कि प्रोड्यूसर को ये लगता हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, उसकी कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है फ्यूचर में वो इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि
अपने पास स्टॉक बनाए रखता है, ठीक है, वो इस प्राइस पे फिर जो चल रहा प्राइस है, जो 10 प्राइस है, उस पे कम बेचेगा और वो वेट करेगा कि कब प्राइस जिसकी उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो वहां तक वेट करने के लिए स्टॉक क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम कर देता है, जो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझें ये कैसे होता है। देखो ये मान लो आपकी, ठीक है, सप्लाई है एक्स की, ये है उसका प्राइस, ठीक है। पहले 10 रुपए पे, ठीक है जी, वो सेल कर रहा था 100, ठीक है, और क्योंकि हमने, ठीक है, एक एक पॉइंट ही लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी सप्लाई कर्व, ठीक है, मान लो S1 थी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 60 यूनिट यहां पे लगा दो आप, ठीक है। अब 10 पे सेम प्राइस पे वो 60 यूनिट सेल करने को तैयार है, तो जी सप्लाई कर्व है अब की वो कहां पे आ जाएगी, यहां पे, ये बन गई सप्लाई कर्व, ठीक है। और क्या हुआ, आपने क्या नोटिस किया कि सप्लाई कर्व अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई, ठीक है, और पीछे आ गई, क्लियर। इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, और बैकवर्ड भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है जी, क्लियर, ओके। तो देखो 10 रुपीज पे पहले तो वो 100 यूनिट विलिंग टू सेल था, अब 10 पे वो 60 यूनिट विलिंग टू सेल है, क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस हो गई हैं, ठीक है, और वो अनफेवरेबल चेंजेस आपके सामने हैं, ठीक है जी। जो इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, बस एक मोटा सा फंडा आपने ये पॉइंट में रखना है माइंड में कि अगर किसी भी चीज की वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, तो वो चीज से सप्लाई कम होगी, यानी कि सप्लाई में सेम प्राइस पे सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम पहुंचते हैं स्टूडेंट्स इंक्रीज इन सप्लाई पे। तो स्टूडेंट्स इंक्रीज इन सप्लाई है जो उसको हम राइट वर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्टिंग। ये वो केस है जिसमें क्या होता है कि जो सेम प्राइस है ना, सेम प्राइस, अब सेम प्राइस पे ही मोर सप्लाई होगी, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ एक्स पहले 10 था और जो सप्लाई आ रही थी, जो विलिंग टू सेल था सेलर, वो सपोज करो 50 यूनिट्स था, 50 यूनिट्स विलिंग टू सेल था। अब प्राइस 10 ही है, बट अब वो उस पे सेम प्राइस पे अब वो 100 यूनिट्स विलिंग टू सेल है, ठीक। तो अब देखो कि सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें फेवरेबल चेंज आ गई है, ठीक है, फेवरेबल चेंज, जिसकी वजह से वो सेम प्राइस पे पहले से ज्यादा यूनिट विलिंग टू सेल हो गया है, ठीक है। तो देखो फेवरेबल चेंज कौन सी हो सकती हैं, देखो स्टूडेंट्स फेवरेबल चेंज हो सकती हैं, हो सकता है जो अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो इंक्रीज कर गए हों, ठीक है। हो सकता है कि जो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस वो कम हो गए हों और सब्सिडीज इंक्रीज कर गई हों, ठीक है, गवर्नमेंट ने ज्यादा सब्सिडीज देनी शुरू कर दी हों, ठीक है। हो सकता है कि जो प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है, वो फॉल कर गए हों। हो सकता है गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई फेवरेबल पॉलिसी बना दी हो, ठीक है जी, क्लियर, ओके, डन। ऐसे कितने रीजंस हो सकते हैं अदर फैक्टर्स में से जिसकी वजह से आपकी पहले से या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कम हो सकती है, या ठीक है सेलर्स बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से सप्लाई जेडी है वो सेम प्राइस पे ज्यादा आ सकती है, ठीक। अब डायग्राम देखिए, इसकी डायग्राम देखो जी, ये है क्वांटिटी सप्लाई और ये है प्राइस ऑफ एक्स। 10 रुपीज पे पहले सप्लाई आ रही थी 50, ठीक है। अगर हम लाइन लगाएं सप्लाई कर्व की तो ये सप्लाई कर्व थी हमारी, ठीक है, ये सप्लाई कर्व, दिस वन, क्लियर। अब वही प्राइस पे
सप्लाई जो 100 हो गई है, और सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करें तो लो जी ये है सप्लाई कर्व, अब ये हो गई है सप्लाई कर्व। और देखो क्या नोटिस किया आपने, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट। सो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट। सो ऐसे सप्लाई जो है स्टूडेंट्स वो ठीक है शिफ्ट होती है। और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब कि मूवमेंट में क्या होता है और शिफ्टिंग में क्या होता है, ठीक है। तो एक नटशेल में भी बता दें कि कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। देखो एक हम डायग्राम ले सकते हैं, उसमें दोनों फिर आपको रिवाइज करा दें। देखो ये स्टूडेंट्स आपकी, मान लो सपोज ये आपकी सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ठीक, सप्लाई कर्व। अगर आप इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे चले गए प्राइस के, ये ए पॉइंट है, ये बी। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से आप ए से बी पर चले गए, ये तो हो गया एक्सटेंशन। अगर प्राइस फॉल की वजह से बी से ए पे आ गए तो ये होगी कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये होती है प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी के चेंज होने से, ठीक। और जो शिफ्टिंग होती है ठीक है, ये होती है अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, ठीक है जी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये राइटवर्ड शिफ्टिंग है, ये लेफ्टवर्ड है, ये इंक्रीज है, ये सप्लाई की डिक्रीज है, ठीक। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड, ठीक है, हो गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आपके लिए शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।